सारथी। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद भाजपा के निकाय और पंचायत चुनाव में जीत की तैयारियां शुरू। विपक्ष के अजय दुर्गे ने बेतने में इस्तेमाल करेगी केदारनाथ का प्रयोग। कांग्रेस को चुनावी रण के लिए तैयार करनी होगी मजबूत सेना, प्रत्येक बूथ पर करना होगा काम। ऋषिकेश में बड़ा हादसा, ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर। यूकेडी नेता त्रिवेंद्र पवार समेत 2 की मौत। प्रदेश के 13वें डीजीपी बने दीपम सेठ, गृह विभाग ने जारी किए आदेश। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम, धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। देहरादून का ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना लोगों के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अप्रैल से खोलने की तैयारियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविनर। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की, और खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां दीपक सेठ बने उत्तराखंड के डीजीपी और कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से लेंगे चार्ज। वहीं 1995 बैच के आईपीएस हैं दीपम सेठ। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां दीपम सेठ बने उत्तराखंड के डीजीपी, वहीं कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से लेंगे चार्ज। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां 1995 बैच के आईपीएस हैं दीपम सेठ, वहीं कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से लेंगे चार्ज। और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, और खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां दीपम सेठ बने उत्तराखंड के डीजीपी और कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से लेंगे चार्ज। वहीं 1995 बैच के आईपीएस हैं दीपम सेठ, वहीं कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार से लेंगे चार्ज। और एक बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, और अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां पुलिस के लिए सरदर्द बना चोर गिरोह। 2 दिनों में 3 चोरी की घटना को दिया अंजाम। वहीं कपड़ा व्यापारी की दुकान से लाखों की चोरी हुई। वहीं चोरों के कपड़े चोरी में नकदी पर किया हादसा। वहीं सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस के लिए सरदर्द बना चोरों का गिरोह। वहीं पुलिस की नाकामी पर लॉक कर रहे सवाल खड़े। बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां चोरों के कपड़े चोरी में नकदी पर भी हाथ साफ किया है। और कपड़ा व्यापारी की दुकान में लाखों की चोरी की। और एक बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां चोरों ने कपड़े चोरी में नकदी पर भी हाथ साफ किया। सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस के लिए सर्द बना चोरों का गिरोह। खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां पुलिस की नाकामी पर लॉक कर रहे हैं सवाल। और वहीं पुलिस के लिए सरदर्द बना चोरों का गिरोह। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास की डिवीजनों में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग द्वारा प्रतिदिन 200 वन कर्मी द्वारा करीब 1000 किलोमीटर की पैदल गश्त करवाई जा रही है। कालाढग टाइगर रिजर्व के डीएफओ नवीन चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि वन्य जीवों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इस बात की लगातार समीक्षा की जाती है। सुरक्षा के लिए हमारे पास 200 से अधिक दैनिक कर्मी हैं जो प्रतिदिन कम से कम 1000 किलोमीटर
की पैदल गश्त करते हैं पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। कालागढ़ और ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दोनों मिला करके यहाँ पर प्रतिदिन गश्त चलती है और उस गश्त का पूरा खाका तैयार किया जाता है और उसका हम विश्लेषण करते हैं कि कौन से एरिया हमारे गश्त से छूट गए हैं और क्यों छूट गए हैं, इसको हम देखते हैं और उस पर विचार करके फिर से ऐसे क्षेत्रों में गश्त करवाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में चोर पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। चोर एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हर बार हाथ मलती रह जाती। वहीं ताजा मामला सुल्तानपुर का है, जहां सुल्तानपुर निवासी कपड़ा व्यापारी की दुकान में सेंध लगाकर शातिर चोरों ने लाखों रुपए कपड़े व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मैं सुबह 9 बजे आया दुकान पे अपनी, जब मुझे पता चला यहाँ सामान बिखरा पड़ा था, कुछ थोड़ा बहुत था, मैंने सोचा वैसे ही पड़ा। अब ये देखा सारी दुकान खाली पड़ी सारी, उसमें 7-8 लाख रुपए का तो कपड़ा था इसमें और 1,73,000 रुपए कैश थे। ऐसा है, पुलिस वैसे अपना काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो है। देखो, हम पुलिस की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यक्ति काम नहीं करता तो उसे कहीं ना कुछ कहा जाएगा। चोरियां लगातार सुल्तानपुर में बढ़ रही हैं, चोरी कोई खुलती नहीं है। हमें तो आज तक दिख नहीं रहा कोई चोरी खुली है या कोई पकड़ा गया या उस पर कोई सीरियस काम हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति कैसे कैसे करके अपनी दुकान को बनाता है, चलाता है, लोन लेता है, दुनिया भर की व्यवस्था बनाता है और उसके बाद इस तरह से कोई चोरी कर ले 2-4 साल के बाद कमाई के बाद, वो तो ऑलरेडी 5 साल पीछे चला गया। क्या करेगा वो? एक आस पुलिस की है कि प्रशासन शासन की एक आस है कि भाई ये चोर पकड़े जा, सामान की रिकवरी हो। लेकिन सामान की रिकवरी भी अगर 24-48 घंटे में कर ली जाए तो ठीक है, उसके बाद चोर पकड़ के भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दुकानदार का तो जो नुकसान होना था वो हो लिया। और अब सीधा चलेंगे दिल्ली, जहां अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिगड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहाँ जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहाँ पर मौके पे थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। Kind of things. They are doing all tricks. एक मिनट थोड़ी जगह बना रहे हैं, एक मिनट आ जाओ हैं। संभल की घटना और जिया रहमान के खिलाफ FIR। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जिया रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा
कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना। और आप सुन रहे थे अखिलेश यादव जो संभल के हिंसा को लेकर बयान दे रहे थे। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में आ रहे और अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव से मिले डीजीपी दीपम सेठ। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सचिवालय में राधा रतूड़ी से डीजीपी ने की शिष्टाचार भेंट। 13वें पुलिस महानिदेशक पद की कमान संभालेंगे दीपम। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां इससे पहले अभिनव कुमार संभाल रहे थे कार्यभार। मुख्य सचिव से मिले डीजीपी दीपम सेठ। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सचिवालय में राधा रतूड़ी से डीजीपी ने की शिष्टाचार भेंट। वहीं 13वें पुलिस महानिदेशक पद की कमान संभालेंगे दीपम। इससे पहले अभिनव कुमार संभाल रहे थे कार्यभार। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव से मिले डीजीपी दीपम सेठ। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में आ रहे लगातार भूकंप को देखते हुए सीबीआरआई केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई, जो भारत में अपनी तरह एक अनूठी और अत्याधुनिक पहल की है। सीबीआरआई रुड़की द्वारा ऐसे तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिसमें भूकंप आने पर मकान पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय भूकंप इंजीनियरिंग परीक्षण सुविधा और 3D प्रिंटेड क्रांटिड बिल्डिंग सुविधा प्रयोगशाला का विधिवत रूप में शुभारंभ आवास और शहरी मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्रीनिवास कटिखिलता ने किया। ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये बिल्डिंग क्षेत्र के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग प्रयोग करते हुए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का विकास करते हुए ये एक ऐसी केंद्र बिंदु बन चुकी है जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही है। और यहाँ पर इस तरह के जो फैसिलिटीज़ खड़े हुए हैं और लेटेस्ट जो है अर्थक्वेक असेसमेंट के लिए जो बनी है, इससे आने वाले दिनों में इस सारा अर्बन सेक्टर ही नहीं, रूरल एरिया में भी जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स बनती है, इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन्य जीव और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विवाह समारोह के लिए भी पसंदीदा जगह बन चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विवाह समारोह के लिए भी पसंदीदा जगह बन चुका है। अपने बेहतरीन वन्य जीवन और जैव विविधता के अलावा 200 से ज्यादा रिसोर्ट्स वाला ये नेशनल पार्क परिवारों को विवाह समारोह आयोजित करने के लिए कई विकल्प देता है। प्रकृति और हरियाली से घिरे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के शांत माहौल में शादी करने पहुंचने वाले जोड़े एक दूसरे के लिए वचन लेते हैं। ये उनके विवाहित जीवन की बेहतर और हरित शुरुआत का प्रतीक है। बहुत अच्छा जंगल है और हमारा आपने रिजॉर्ट भी देखा होगा, वो भी पूरा मतलब एक जंगल के लुक में बना हुआ है प्रॉपर। काफी नेचर एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल है, एनिमल्स हैं, मतलब उससे बेस्ट चीज तो क्या ही हो सकती है। और इंस्टाग्राम पे काफी फेमस भी है सारी रील्स वगैरह, तो ब्राइड का भी बहुत मन था। बहुत अच्छा लग रहा है और कॉर्बेट पार्क को हमने इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ पे पूरे जंगल है, उसके बीच में रिजॉर्ट है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, सारा कुछ बहुत अच्छा। दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शादी समारोह में शामिल होने का एहसास खास है। ये उन्हें देश के सबसे मशहूर कुदरती भंडारों में से एक को देखने का मौका भी देता है। And I'm very happy and so beautiful place, and we have been safari today, so very good. You are enjoying Corbett National Park, Uttarakhand?
enjoying very much, beautiful place. ये तो वाकई बहुत ही उम्दा मतलब बेमिसाल जगह है ये पूरे कॉर्बेट में। हम लोग इसके पहले लेबुआ में भी ठहरे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुपर चीज है। नदी किनारे पहाड़, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। इन शादियों से इलाके की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। इससे वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर, कैटरर और फूल बेचने के काम से जुड़े लोगों का व्यवसाय भी फलता फूलता है। साथ ही ये बहुत से लोगों को कुछ वक्त के लिए रोजगार भी देता है। रिजॉर्टों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमें उम्मीद है सब फूल वाले यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने जो है कारोबार अपना कर रहे हैं, जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। अच्छी उम्मीद है कि काम हो रहा है बढ़िया कर। अच्छा काम आ रहा है, वो होटलों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। होटल में हमारा स्टेट हो गया, गेट हो गया, मेहंदी हो गई, मंडप हो गया, गैलरी बनानी, कुछ बनाना, जयमाला बनानी, गजरे वगैरह बनाने, कमरा सजाना, रूम सजाना, गाड़ी सजाना, सारा काम हमारा रहता है। अच्छा काम आ रहा है, बहुत बढ़िया काम। होटल कारोबारियों और रिसोर्ट मालिकों का कहना है कि कॉर्बेट अब शादी के लिए लोगों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। उनके मुताबिक बेहतर रोड कनेक्टिविटी से इसमें और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। मैं नॉर्थ इंडिया में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बात करूं तो जिम कॉर्बेट टॉप के 8 से 10 वेडिंग डेस्टिनेशन में काउंट हो रहा है। अच्छी शादियां हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स भी आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज की वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे जिम कॉर्बेट एक अच्छा नाम लेके उभर रहा है, तो जितनी लगन और जितनी शादियों पे क्वेरीज कॉर्बेट में है, तो हम उम्मीद करते हैं कि रोड की कनेक्टिविटी होने के बाद में और अच्छी शादियां हम लोग यहाँ कर पाएंगे। कंपेयर टू द लास्ट टाइम, जैसा अभी इस बार का है, काफ़ी अच्छा है और ऑलमोस्ट सारे के सारे रिसोर्ट में अच्छी चहल पहल है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि काफ़ी लोग बाहर से हमारे जो लाइक NRI जिनको बोलते हैं, NRI गेस्ट, लाइक फॉरेन से भी हमारे यहाँ पे गेस्ट लोग आए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हर कोई गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक मार्च अप्रैल तक की वेडिंग हमारे पास वी आर फुल ऑफ सोल्ड आउट। रिसोर्ट मालिकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इसकी वजह ये है कि उनके रिसोर्ट अगले साल मार्च तक शादी समारोह के लिए पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता B श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये है कि गंगा जल को बिना ट्रीटमेंट को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत 12 स्थानों पर गंगा के पानी की गुणवत्ता B श्रेणी तक गिर गई है। इस गिरावट के मायने ये हैं कि बिना ट्रीटमेंट के पानी को पिया नहीं जा सकता। हालांकि गंगा स्नान करने से कोई खतरा नहीं है। अधिकारी इस गिरावट का कारण नदी में मानव मल और औद्योगिक कचरे को फेंकना मानते हैं। उनका मानना है कि इससे गंगा सफाई के काम पर बुरा असर पड़ रहा है और साथ ही जल भी प्रदूषित हो रहा है। अगर हम डेटा को देखें तो अगर मैं फीकल कोलीफॉर्म की बात करूं, माना फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम जो मात्रा है वो 500 MPN है, जो हमको मतलब जो मानक है निर्धारित के। और अगर हम अपने अनुश्रवण का डेटा देखें तो वैल्यू जो है वो 50 से लेकर 120 MPN प्रति 100 ml है। कहने का तात्पर्य है कि जो अनुश्रवण में जो मात्रा निकली है वो मानकों से काफी नीचे है। सो इस प्रकार से गंगा नदी की जो जल गुणवत्ता है वो B श्रेणी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, क्योंकि ये नीचे की ओर बहती है। ये देखते हुए कि परीक्षण आमतौर पर उन स्थानों के पास आयोजित किए जाते हैं जहां सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे प्रदूषक नदी में मिलते हैं। देखिए, सरकारी दावे अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश जब भी कोई लोग डेटा लेते हैं, प्रदूषण के पानी की जांच करते हैं या उस स्थान पर करते हैं तुरंत जहां पर नदी में इन प्रदूषित नालों का पानी गिर रहा है, तो उसके आसपास के मैंने आपको कहा कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और नहाने धोने योग्य भी नहीं रहेगा। और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है और उसको आप घरेलू उपयोग में ला सकते हैं। गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता का
बी श्रेणी में गिरना प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। ये एक्शन पानी की गुणवत्ता में सुधार और सभी उपयोगों के लिए नदी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। खबर अक्सर से है, जहां सुल्तानपुर नगर में समाज सेवी दा वारिस अहमद ने एक बार फिर गरीबों के लिए रेडी पटरी व मंडी के तक बाहरी निःशुल्क कर दी है। नगर पंचायत में इसका 9 लाख से अधिक का शुल्क जमा कर गरीबों को बड़ी सौगात दी है। लोगों से अपील की है कि नगर पंचायत या किसी अन्य व्यक्ति को अब मंडी की तहबुजारी व रेडी पटरी का शुल्क नहीं देना होगा। वह गरीबों के लिए उन्होंने फ्री कर दी है और साथ ही उन्होंने ऐसे सफेद पोस्ट नेताओं पर आप भी लगाए हैं जो गरीबों का हक छीन रहे हैं और नगर पंचायत की आड़ में फर्जी तरीके से लोगों से धन वसूली कर रहे हैं। को और सबको ही मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके भाई डायरेक्टर वरीस अहमद एक समाज सेवी, एक मसीहा बनके गरीब जनता क्षेत्र के लिए आया है। और जैसे कि मैंने ये 1 साल से मैं इसको ठेके को चला भी रहा हूँ। मैंने कभी जब देखा कि यहाँ पर कोई गरीब सारे रेडी ठेली वाले बेचारे, तो उनका मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये 10 रुपये कमाने वाले यहीं वसूली में आ जा, तो मैं उसको जो हो मना कर दी थी अपने लड़के को कि कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई भी वो ना करो कि किसी गरीब के दिल पर कोई ठेस पहुँचे। और जैसे कि मैंने अभी इसको मैं देख रहा था कि 1 साल से कोई ऐसा बीच में कुछ नहीं था, लेकिन बीच में कुछ सफ़ेद पोस्ट नेतागण लोग, पूर्व नेता, और वो अपनी अपनी पहचान दिखाने के लिए उन बेचारों को, गरीब को पकड़वा रहे, उनकी रसीद कटवा रहे, उनको जो हो मतलब परेशान कर रहे, उनकी रेडी ठेली हटा रहे। तो मैं सभी के लिए, सुल्तानपुर क्षेत्रवासियों की जनता के लिए, जितने भी गरीब बेचारे रेडी ठेली वाले, उनका मैंने संज्ञान में लेते हुए पूरा पैसा नगर पंचायत सुल्तानपुर को जमा कर दिया, जिसमें मैंने 9,76,800 रुपये मैंने नगर पंचायत सुल्तानपुर को जमा कर दिया। और मैंने ये सौगात अपनी रेडी ठेली वालों को, जितने भी ये तय बाजार दुकानदार पीठ बाजार लगाओ या कुछ भी लगाओ, सब मैंने फ्री कर दिया इनके लिए। खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरादून उपचुनाव कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की हार है। जनता उत्तराखंडियत को बचाने की आवाज उठाने वालों को नहीं समझ पाई, यह वास्तव में चिंताजनक है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड को बचाने में लगा दिया। मनोज रावत वह शख्स हैं जिन्होंने 2018 में पहली बार भू कानून और मूल निवास के लिए आवाज उठाई थी। से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। और सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।